वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उसने कोई जवाब नहीं दिया तो इति की मुस्कुराहट कम हो गई, लेकिन अगर यही बोल उसका पूरा चेहरा गुलाबी हो गया और वह खिलकर मुस्कुरा दी, क्योंकि यज्ञ ने अपना सिर उसके सामने झुका दिया था। वो मुस्कुरा भी रही थी और साथ ही साथ उसकी आंखें भी नम हो रही थी। कभी उसे अपनी जिंदगी में ऐसा प्यार नहीं मिला था किसी से भी, साथ इसलिए वे इतनी ज्यादा जिद्दी और बदतमीज बन गई थी। लेकिन अभी ने एक बार फिर से उसे एक प्यारी सी डोल बना दिया था, जिसके होठों पर सिर्फ मुस्कुराहट रहनी चाहिए। कुछ देर बाद दोनों तैयार होकर बाहर आए और डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गए, लेकिन वहां आकर वे हैरान नहीं गए, क्योंकि अभी तक डाइनिंग टेबल पर खाना नहीं रखा था। दिन के 2 बज चुके थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वहां पर लंच तो दूर, नाश्ता भी नहीं बना था। यज्ञ ने वहां पर खड़ी आयशा की तरफ देखा और बोला, लंच कहाँ है? आज इस घर में लंच नहीं बना और मुझे लगता है बनेगा भी नहीं। कहते हुए शालिनी जी वहां पर आई और यज्ञ की तरफ देखने लगी। यज्ञ ने सवालिया नजरों से उन्हें देखा और बोला, लेकिन क्यों? अब शालिनी जी ने अपनी नजर ईति पर डाली और बोली, कल शादी के बाद तुमने घर प्रवेश की रस्म तो बहुत शौक से करवाई, लेकिन शायद तुम ये नहीं जानते कि इसके अलावा भी बहुत सी रस्में होती हैं। और उसमें एक रस्म होती है पहली रसोई की। पहली रसोई का जिक्र सुनकर ईति अपनी तिरछी नजरों से उन्हें देख रही थी। न जाने क्यों उनकी बातों से, उनकी नजरों से उसे मन पर शक हो रहा था उसे उन पर शक हो रहा था। और वे सोच रही थी कि आखिर अब उनके दिमाग में चल क्या रहा है। कहीं अब एक बार फिर से उन्होंने कोई साजिश तो नहीं रची। हालांकि एक के लिए वे सब रस्म मैटर नहीं करते थे, लेकिन जिस तरह से शालिनी जी ने कहा था, अब उसकी नजर ईति पर थी। ईति उसकी नजर खुद पर पाकर मुस्कुराई और बोली, अगर आप चाहते हैं कि मैं ये रस्म करूँ तो मैं जरूर करूंगी। आज अगर लंच आपको मैं अपने हाथों से बनाकर खिलाऊंगी। उसकी बात सुनकर यज्ञ मुस्कुराया और फिर ईति एक नजर शालिनी जी को देखकर वहां से चली गई थी। शालिनी जी की नजर ईति पर ही थी। वो उसे किचन के अंदर जाते देख फिर मन ही मन बोली, बहुत प्यार उमड़ रहा है ना तुम दोनों के बीच, लेकिन इस प्यार से पहले तो नफरत ही थी ना। वो वक्त आ गया है उस नफरत को हवा देने का। तुम्हारे साथ तो मैं जो करूंगी वह करूंगी, लेकिन उससे पहले अगर तुम्हारे ऊपर बने यज्ञ के प्यार और विश्वास का भूत मैंने उतार नहीं दिया तो मैं भी शालिनी और नहीं अपने यज्ञ। अब शालिनी जी की तरफ देखते हुए बोला, जब तक लंच रेडी होता है तब तक मैं अपना काम खत्म कर देता हूँ। कहकर वे स्टोरी रूम की तरफ चला गया। वो वैसे भी ऑफिस जा सकता था, लेकिन अभी देखिए पहले दूसरे के बारे में सोचकर नहीं गया और स्टडी रूम में जाकर अपनी ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करने लगा। इति किचन में खाना बना रही थी। उसे खाना बनाना बहुत अच्छी तरह से आता था, इसलिए उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसने पनीर कौरमा, मलाई कोफ्ता, मटर पुलाव, रायता, वेजिटेबल सैलेड और पास्ता बनाया। उसके बाद उसने मीठे में रबड़े बनाए और फिर सर्वेंट को सारा लंच सर्व करने के लिए कहा। खाना बनाते बनाते वो काफी ज्यादा थक गई थी और गर्मी की वजह से उसे पसीना भी आ चुका था। तो वो पहले फ्रेश होने के लिए अपने रूम में जाने लगी। सर्वेंट को सारे इंस्ट्रक्शन देकर वे किचन से बाहर निकली और फिर हॉल में बैठी हुई शालिनी जी की तरफ देखकर अपने बेडरूम में चली गई। बेडरूम में आकर उसने कपड़ में सपने के लिए कपड़ा निकाले और फिर एक बार शावर लेने के लिए वॉशरूम में गई। कुछ देर बाद वे नहाकर बाहर आई और फिर जल्दी से डाइनिंग एरिया की तरफ गई। अब तक यज्ञ भी वहां पर आ चुका था। यज्ञ ने डाइनिंग टेबल की तरफ देखा, जहाँ पर काफी सारा खाना सजा हुआ था। वे सारे खाने को देखकर मेहती को हैरानी से देख रहा था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि सच में इतना सारा खाना बना सकती है। हालांकि एक दो बार पहले उसके हाथों से बना हुआ खाना खाया था, लेकिन इतना सब कुछ बनाना आसान नहीं था। उसने उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपने करीब खींचा और बोला, मुझे नहीं पता था कि मेरी गिरगिट रंग बनने के अलावा झटके देना भी जानते हैं। गिरगिट सब सुनकर इति ने उसे घूर कर देखा और बोली, आप अपनी हरकतों से बात नहीं आएंगे ना मिस्टर होट? नहीं, अब तो मैं पूरी जिंदगी तुम्हें यूं ही परेशान करने वाला हूँ। कहकर एक ने उसके गर्दन पर चूमा और फिर उसकी स्किन को हल्का सा अपने होठों में दबाकर खींच लिया। तो इति को दर्द हुआ। वे गुस्से से यज्ञ को देख रही थी। यज्ञ की नजर अब डाइनिंग टेबल पर रखे हुई रबड़ी वाले बाउल पर गई तो वे बड़े ही दिल से तरीके से बोला, वैसे मुझे मीठा बहुत पसंद है, लेकिन इससे ज्यादा मुझे मीठे में कुछ और पसंद है। उसका इशारा इति समझ रही थी और उसकी इन बातों से अब उसका चेहरा ब्लश कर रहा था। उसके दोनों गाल गुलाबी हो चुके थे। उसने ये कि कंधे पर अपना हाथ रखकर उसे हल्का सा धक्का दिया। तभी वहां पर शालिनी जी के कदमों की हाट हुई। तो वो वैसे तो इति को उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन फिर भी वे ज्यादा उनसे उलझना नहीं चाहती थी। इसीलिए वे बिना किसी एक्सप्रेशन के उन्हें देखते हुए बोली, जो सो हियर इज माई पहली रसोई, आई गेस आपको पसंद आया। शालिनी जी दिल से मुस्कुराई और बोली, कुछ चीजें ऐसी होती जो कभी पसंद में नहीं आती, फिर चाहे वे किसी का बनाया हुआ खाना हो या फिर कोई इंसान। या उन्हें देखते हुए बोला, प्लीज मॉम डोंट बी हो, आई लाइक दिस, आई कैन टॉलरेट दिस। उसकी बात सुनकर शालिनी जी ने उसकी तरफ देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोली, मैंने ऐसा तो कुछ कहा नहीं जिसका तुम्हें बुरा लगे। बस सिर्फ खाने के बारे में बात की है। अगर तुम्हें वे पसंद भी पसंद नहीं आती तो ठीक है, मैं चली जाती हूँ यहाँ से। उन्हें यह को इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए देख ईति जल्दी से बोली, मिस्टर होट, आई गेस सासू माँ सिर्फ मजाक कर रही थी। कहते हुए वह शालिनी जी की तरफ देखकर मुस्कुराई। शालिनी जी जो उसे देखते हुए मन ही मन बोली, मजाक तो मैं तुम्हारा बनाने वाली हूँ, तब देखती हूँ कि तुम्हारे चेहरे पर यह मुस्कुराहट कैसे आती है। कहते हुए अपनी चेयर पर बैठ गए और फिर यज्ञ और ईति अपनी चेयर पर बैठे। यज्ञ ने ईति का हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया था। ईति ने घूरते हुए देखा तो एक बोला, मैंने सुना है नए नए हस्बैंड अपनी बीवियों को ऐसा ही परेशान करते हैं, तो सोचा थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देख लो। वे अपनी बीवियों को परेशान करते हैं, लेकिन मैं आपकी बीवी नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपकी गर्लफ्रेंड हूँ। ईति ने यज्ञ से कहा। यज्ञ ने सवाल लेने जो उसे देखा और बोला, क्यों? ईति मुस्कुरा कर बोले, क्योंकि जब तक मेरे बॉयफ्रेंड थे तब तक बिल्कुल ठीक था, लेकिन जब से आप मेरे पति बने हैं तब से आप मुझ पर कहर ढा रहे हैं।
और मुझे ऐसा पति नहीं चाहिए जो मुझे इतना परेशान करे। यह दिलकश तरीके से मुस्कुरा और बोला, अभी तो मैंने तुम्हें अच्छे से परेशान किया भी नहीं और तुमने पहले ही हार मान ली। आगे आगे देखते जाओ, देखती जाओ स्वीट हार्ट, होता है क्या? कहते हुए उसने अपने होठों को हल्का सा अपने दांतों में दबाया। साने जी उनकी बातों को गुस्से से उनको दोनों को गुस्से से देख रही थी। उन्होंने जल्दी से सर्वेंट को लंच करने के लिए कहा। सालिनी जी ने खाना खाया और फिर इति की तरफ देखते हुए नोट पर, इतनी उम्मीद नहीं थी तुमसे, जितना अच्छा तुमने खाना बनाया। अच्छा लगा ये जानकर कि तुम्हें कुछ तो अच्छा आता है। कहते वक्त उनके लहजे में उनका तंज कसना साफ महसूस हो रहा था, लेकिन इति ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। और जब यज्ञ ने कुछ बोलने की कोशिश की तो उसने यज्ञ का हाथ कसकर पकड़ लिया। मैं नहीं चाहती थी कि कोई फालतू का ड्रामा हो। वह सालिनी जी को इग्नोर करना चाहती थी। इतने दिनों बाद वे और यज्ञ सालिनी एक दूसरे के साथ खुश थे और वे इन लम्हों को किसी और के लिए खराब नहीं करना चाहती थी। और उसने ये भी सोच रखा था कि वे पर्सनली सानिया निकुंज को बहुत अच्छे से हैंडल करेगी, लेकिन यज्ञ भी पीछे उसके सामने नहीं, क्योंकि उनका जो चेहरा उसके सामने है वह यज्ञ के सामने नहीं था। अब सर्वेंट ने सबको मीठे में बनी हुई रबड़ी सर्व की। सालिनी जी ने अभी तक रबड़ी को टेस्ट नहीं किया था। हालांकि यज्ञ ने रबड़ी खाना शुरू कर दिया था, पर जैसे उसने 2 चम्मच खाई उसे जोरों से खांसी होने लगी। इति ने उसे यूं खांसते हुए देखा तो जल्दी से उसकी तरफ पानी बढ़ाया और उसके होठों से पानी का गिलास लगाकर उसके पेट को सहलाने लगी। लेकिन यज्ञ की खांसी बढ़ती जा रही और देखते ही देखते उसके मुंह से खून आने लगा। उसके मुंह से आता हुआ खून देखकर इति की आंखें बड़ी हो गई। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी सांसें रोक दी हो। मैं पूरी तरह से सुन्न हो गई। यज्ञ ने अपने होठों को साफ किया और फिर अपनी जगह से उठकर और भी ज्यादा बुरी तरह से खांसने लगा। सालिनी जी यज्ञ को देख रही थी। उनके चेहरे पर एक साथ ही मुस्कुराहट थी। यज्ञ को संभालते हुए भी इति की नजर सालिनी जी के चेहरे पर गई तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसका मन किया कि अभी सालिनी जी को जान से मार दे, क्योंकि वे समझ चुकी थी कि यज्ञ के साथ जो कुछ भी हुआ वे सब कुछ उनका क्या धरा है। लेकिन फिलहाल उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी यज्ञ को संभाला था। उसे संभालते हुए अपने बेडरूम की तरफ होकर लेकर जाने लगी, लेकिन यज्ञ से चला भी नहीं जा रहा था। उसने जल्दी से सर्वेंट की हेल्प से यज्ञ को सहारा देते हुए रूम की तरफ लेकर जाना शुरू कर दिया। ये थी यज्ञ को लेकर इति अपने बेडरूम में आ चुकी थी। उसी वक्त डॉक्टर भी रूम से आए तो जो कि हमेशा ओबराय मैंसन में मौजूद रहते थे। उन्होंने जल्दी से आकर यज्ञ का चेकअप किया और फिर अपनी टीम को बुलाकर उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। यज्ञ के पेट में जहर था। इति को जहर के बारे में पता चला तो वे सब कुछ ये समझ चुके थे, लेकिन फिलहाल वे यज्ञ से थोड़ा सा दूर नहीं जाना चाहते थे। सालिनी जी अभी हॉल में थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें यज्ञ की तकलीफ से कोई तकलीफ ही ना हो रही हो। डॉक्टर ने यज्ञ का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया था। उसके पेट में से सारा जहर निकाल दिया था, जिसकी वजह से अभी को काफी वोमिट हो रही थी। उसके बाद डॉक्टर ने उसे किसी के इंजेक्शन लगाए और फिर उसे प्रॉपर रेस्ट करने का बोलकर वहां से चले गए। इति यज्ञ के पास वहीं पर मौजूद थी और उसके पास बेड पर आकर बैठी और उसका हाथ पकड़कर उसके बालों को सहलाने लगी। यज्ञ की आंखें बंद थी और वे काफी हद तक बेहोशी में रही था, लेकिन वे इति की मौजूदगी अपने आसपास महसूस कर सकता था। उसे देखते हुए इति की आंखों में नमी आ रही थी। जब उसने अपने दिल की फीलिंग को अपनाया नहीं था, तब भी वो उसे तकलीफ में देखकर उसे कुछ होने लगता था। और उसकी तकलीफ से उसे तकलीफ होती थी, उसके दर्द से उसे दर्द होता था। तो अब तो प्यार का इजहार भी हो चुका था। उसे यूं देखकर सिर्फ वही जानती थी कि उस पर क्या बीत रही है। उन दोनों के बिताए प्यार भरे लम्हे उसकी आंखों के आगे घूम रहे थे और उसकी आंखों में बहते हुए आंसू यज्ञ और इति के हाथों पर गिर रहे थे। मैं लगातार यूं ही उसके बालों को सहलाती रही। कुछ ही देर में मैं गहरी नींद में चला गया। इति ने उसके चेहरे पर रुककर बड़े ही प्यार से उसके माथे को चुमा और फिर कमरे से बाहर आ गई। अभी तक जिस चेहरे पर फिक्र और प्यार झलक रहा था, वे कमरे से बाहर आते ही वे गुस्से से कांपने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी वक्त इति को छूते हैं इति सब कुछ तहस नहस कर देगी। सालिनी जी ने जब यज्ञ के बेहोश होने का सुना तो अपने कमरे में आ गई, क्योंकि अब इतनी जल्दी उसे होश तो आने वाले नहीं था और अब उन्हें जो भी करना था उसके होश में आने के बाद ही करना था। वे अपने कमरे में आई और आराम से बेड पर लेट गई। कुछ देर बाद वे उठी तो उन्होंने एक सर्वेंट को बुलाकर यज्ञ के बारे में पूछा। उस सर्वेंट ने उन्हें बताया कि यज्ञ अभी भी बेहोश है। सालिनी जी ने उस सर्वेंट को देखते हुए बोले, ठीक है तुम जाओ और मेरे लिए ग्रीन टी लेकर आओ। सर्वेंट ने अपना सिर हाँ में हिलाया और फिर उनके कमरे से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद ही वह सर्वेंट उनके कमरे में ही एक कप ग्रीन टी लेकर गया। उस सर्वेंट ने उस ग्रीन टी को टेबल पर रखा और फिर वहां से बाहर चला गया। सालिनी जी बेड से उठे और आकर वे सोफे पर बैठ गए। उन्होंने ग्रीन टी का कप उठाया और पीने लगी। आज उन्हें ग्रीन टी का टेस्ट थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन फिर उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और लगातार पीती रही। कुछ ही देर में उन्हें अपना गला चौक होता हुआ महसूस हुआ। उन्होंने सांस भी नहीं आती और देखते ही देखते वे बुरी तरह से कांपने लगी और उनका पूरा बदन ठंडा पड़ने लगा। उनके हाथों से एक कप नीचे जमीन पर गिर चुका था। उसी वक्त दरवाजे पर कदमों की आहट हुई। सालिनी जी ने अपने गले को पकड़कर गहरी सांस लेते हुए दरवाजे की तरफ देखा। सामने इति को देखकर उन्होंने जल्दी से अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया ताकि उनके पास आकर उनकी मदद करे, लेकिन उन्हें इस हालत में देखकर भी इति को कोई फर्क नहीं पड़ा था। उसका चेहरा एकदम एक्सप्रेशनलेस था। अभी वे दरवाजे पर ही खड़ी थी। सालिनी जी को इतनी बुरी हालत में देखकर उसने अपने कदम उनकी तरफ नहीं बढ़ाए। अब सालिनी जी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अचानक ही उन्हें वोमिट होने को हुई तो वे जल्दी से वॉशरूम की तरफ भागी। वॉशरूम से उनके तड़पने की आवाज इति को साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन वो मुस्कुराती हुई अंदर आई और जाकर सोफे पर बैठ गई।
कुछ ही देर बाद एक सर्वेंट आया और उसके सामने कॉकटेल रख कर चला गया। कुछ ही देर बाद शालिनी जी बाहर आई। उनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। उनके कपड़े भी गिरे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वॉशरूम में गिर गई हो। अभी भी उन्हें बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे थे, लेकिन आते ही उनकी नजर इति पर गई, जो आराम से सोफे पर बैठी मॉकटेल पी रही थी। लेकिन उनमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वे उसे कुछ कह पाती। वे गहरी गहरी सांस लेते हुए जाकर बेड पर बैठ गई और फिर साइड टेबल पर रखा हुआ पानी का गिलास उठाकर पानी पिया। उन्हें नॉर्मल होने में काफी वक्त लगा, करीबन 15-20 मिनट बाद। वो यूं ही गहरी सांस लेती रही और इति को देख रही। इति भी बीच बीच में अपनी नजर उन पर डाल रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उन्हें तकलीफ में देखकर उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बल्कि मजा आ रहा। उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट थी। कुछ देर बाद जब शालिनी जी थोड़ी नॉर्मल हुई है तो अपनी जगह से उठे और गुस्से से कांपते हुए इति के पास आई। वो गुस्से से उसे देखते हुए बोली, ये सब तुमने ही किया है ना? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे मेरे साथ इतनी घटिया हरकत करने की, और बेसन में इतनी की मेरे साथ इस बताया कि हरकत कर मेरे ही सामने हंसते हुए बैठी हो। तुम्हारा तो मैं बेहाल करूंगी। कहते हुए उन्होंने उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर की तरफ खींचा तो उस पर अपना हाथ उठाने लगी, लेकिन इति ने उनका हाथ हवा में ही रोक दिया। शालिनी जी गुस्से से उसकी तरफ देख रही थी। उनका हाथ जो इति के हाथ में था वह दर्द कर रहा था, क्योंकि इति ने उसे बहुत ज्यादा कसकर पकड़ा हुआ था। वे दिखने में भले ही दुबली पतली सी और मासूम सी लगती थी, लेकिन वो उसके इरादे और उसके शरीर में जान भी उतनी ही ज्यादा थी। शालिनी जी ने अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन इति से अपना हाथ छुड़वाना इतना आसान नहीं था। अब इति ने उनका हाथ मोड़कर हल्का सा नीचे की तरफ घुमाया और फिर उनकी कमर से लगा दिया, अपने दांत पीसते हुए अपने सर्द नर्जों से लगातार। शालिनी जी के चेहरे की तरफ देख रही थी, फिर जिस पर अब हल्का हल्का दर्द नजर आ रहा था। वे मुस्कुराई और बोली, कैसा लग रहा है सासू माँ? शालिनी जी जबड़े कसते हुए बोली, मेरा हाथ छोड़ लड़की, फिर मैं तुझे बताती हूँ मुझे कैसा लग रहा है। अगर अभी इस वक्त तुझे इस घर से बाहर नहीं निकाल दिया तो मैं भी शालिनी ओबराय नहीं। उनकी बात सुनकर इति हंसने लगी और फिर अचानक ही उसने एक झटके में शालिनी जी का हाथ छोड़ दिया। शालिनी जी ने अपने दूसरे हाथ में पकड़ा और दर्द से कराहते हुए अपने हाथ को देखने लगी। उनके हाथ पर इति की उंगलियों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। इति अभी भी हंस रही थी, लेकिन जब वे नॉर्मल हुई और शालिनी जी की तरफ देखते हुए बोली, अच्छा आप मुझे इस घर से बाहर निकालिए, मैं भी देखती हूँ आप मुझे कैसे मेरे ही घर से बाहर निकालती हैं। शालिनी जी बस गुस्से से उसे देख रही थी। उन्हें चुप देखकर इति एक बार फिर से बोली, कुछ नहीं कर सकती आप, मुझे घर से बाहर निकालना तो दूर आप मुझे हाथ तक नहीं लगा सकती। अगर आप कुछ कर सकती है तो वह है सिर्फ ये घटिया साजिश और वाहियात हरकत है। उसकी बातें सुनकर शालिनी जी हैरानी और गुस्से के मिले जुले भाव से उसे देख रही थी। अब इतनी नफरत और नाराजगी से इति अब नफरत और नाराजगी से उन्हें देखते हुए बोली, आपको क्या लगता है मुझे कुछ समझ नहीं आता? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मिस्टर होट के साथ आज जो भी हुआ वो आपकी वजह से हुआ है। आपने ही खाने में कुछ ऐसा मिलाया जिसकी वजह से उनकी हालत ऐसी हो गई है। उसके बात सुनकर शालिनी जी के होश उड़ गए। वे गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, बकवास बंद करो अपनी। बकवास हरकत तो आपने की है सासू माँ, मैं तो सिर्फ आपको आपकी ही की गई हरकत से रूबरू करवा रही हूँ। आप भले ही जितनी मर्जी चतुर चालाक हो, लेकिन मुझे पागल नहीं बना सकती। मुझे तो ये भी नहीं पता कि आप अपने ही बेटे के साथ इतनी नीच हरकत कैसे कर गई, लेकिन आपको इतना जरूर बता देती हूँ कि आपने जो कुछ भी किया उसके बाद अब मुझे इस बात की कोई गलत फहमी नहीं कि आप ऐसे घटिया औरत मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। शालिनी जी एक बार फिर से गुस्से से चिल्लाई, ए लड़की मुंह बंद कर अपना। अब इति भी गुस्से से बोली, पहले आप अपना मुंह संभालिए, उसके बाद मेरे मुंह पर आइएगा। आज आपने जो हरकत की है उसके बाद मेरा मन तो कर रहा है कि मैं आपका गला दबा दूं, लेकिन ऐसा नहीं करूंगी, क्योंकि आप चाहे जितनी मर्जी नीच इंसान हो, लेकिन मेरे मिस्टर होट की माँ है आप। और जब तक मैं ये समझ नहीं जाती कि आपने ऐसा क्यों किया, तब तक आपको मारूंगी तो मैं बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इतना जरूर बता रही हूँ, अगर आपने दोबारा मेरे मिस्टर होट को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की तो इस बार चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अब तक आपने सिर्फ मेरी शरारतें देखी है, मेरी नफरत और मेरा गुस्सा अगर आपने देखा तो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। बात जब तक मेरे ऊपर होगी तब तक मैं सहन कर सकती हूँ, लेकिन मेरे मिस्टर होट को एक रोज भी पहुंचाने की कोशिश की तो वहां पहुंचाने की कोशिश की आपने तो ना ही कोई उम्र का लिहाज होगा और नहीं रिश्ते का। उसकी बात सुनकर अब शालिनी जी हंसने लगी और उनकी हंसी देखकर इति चुप हो गई और अपनी सर नजरों सोने देखने लगी। उसे हैरानी हो रही थी कि पकड़े जाने पर भी शालिनी जी को कोई डर नहीं। वो पहले इस बात पर हैरान थी कि अपने ही बेटे के साथ उन्होंने इतनी घटिया हरकत कैसे की, लेकिन अब उनकी नाराजगी लेकिन अब उनकी सीना जोरी पर उसे और भी ज्यादा हैरान हो रही थी। शालिनी जी लगातार उसे देखते हुए हंस रही थी। अब वो रुके फिर इति की तरफ देखते हुए बोली, क्या तुम जानना नहीं चाहोगी कि मैंने ऐसा क्यों किया? इति ने कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके चेहरे के एक्सप्रेशन ही बता रहे थे कि वे जानना चाहती है। उसे देखते हुए शालिनी जी के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। वो मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता है
मेरा निशाना यही नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, मुझे उसे थोड़ी-सी तकलीफ़ देनी होगी, लेकिन वे तकलीफ़ जो देनी ज़रूर थी, तभी तो वो थोड़ी-सी तकलीफ़ मेरी हर तकलीफ़ को दूर करेगी। उनकी बातों का मतलब समझने की कोशिश कर रही थी, हैरानी से उन्हें देख रही थी। अब शालिनी जी उसके इर्द-गिर्द घूमने लगी और बोली, तुम्हें क्या लगता है मुझे सच में तुम्हारी पहली रसोई करवाने का इतना ज़्यादा शौक था कि मैं सुबह नाश्ता भी नहीं करूँगी? नहीं, मुझे इंटरेस्ट है तुम्हारी पहली रसोई में नहीं, बल्कि किसी और चीज़ में था। तुम अपने हाथ से खाना बनाओ, गुड़िया को खिलाओ और फिर और खाने में ज़हर हो। हाँ, कितना मस्त सीन है ना? ऐसा लग रहा है जैसे सामने मूवी चल रही हो, लेकिन इस मूवी का डायरेक्टर कौन है ये मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। मैं जो चाहती थी वो हो गया। तुमने खाना खाया, लेकिन उस खाने में जहर कहाँ से आया ये नहीं पता, पर उस जहर ने मेरा काम कर दिया। ये और तुम्हारी नफरत ने तो कोई भी नहीं भुला होगा, लेकिन सुना है एक वक्त था जब एक दूसरे से जाने दुश्मन थे तुम दोनों, लेकिन फिर ना जाने क्यों कैसे योग को तुम पसंद आ गए और तुम दोनों के बीच प्यार पनपने लगा। पर जरूरी तो नहीं है जैसा दिखाया जाए सब कुछ वैसा ही हो सकता है योग को तुमसे प्यार हो गया हो, लेकिन तुम्हें नहीं हुआ हो, तो तुम्हारे दिल में अभी भी वही नफरत हो, और अब उस नफरत को तुमने इस तरह से अंजाम दिया। कहते हुए शालिनी जी ने बड़ी बड़ी आंखों से इति को देखा, तो उनकी बातें सुनकर इति एकदम दंग रह गई थी। वे इतनी ज्यादा खतरनाक सोच वाली वो कि उसने सोचा भी नहीं था। अब तक तो वे उन्हें बहुत ज्यादा हल्के में ले रही थी, लेकिन अब उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि उसने शालिनी जी के बारे में ये सब कुछ पहले क्यों नहीं सोचा। शालिनी जी उसके चेहरे का उड़ता हुआ रंग देखकर एक बार फिर से हंसी और बोली, बस तुम्हारी यही शक्ल देखने के लिए मैंने वे सब कुछ किया। बहुत एटीट्यूड है ना, में बहुत अहंकार है तुम्हें कि तुम इस घर की मालकिन बन गई। घैया के दिल पर तुम दिमाग पर काबू करने लगी हो, लेकिन ऐसा अब नहीं होगा। भले ही वह तुम्हारे प्यार में पागल हो गया, लेकिन अब उसकी नफरत को मैं हवा दूंगी, और इस बार उसकी नफरत पहले से भी ज्यादा होगी, जिसमें वह हर हर बात करेगा। फिर जिस नफरत को अंजाम देने के लिए वह तुम्हें इस घर में लेकर आया था, अब उसी नफरत के चलते हुए तुम्हें इस घर से बाहर निकाल कर फेंक देगा, और तब मुझे सुकून मिलेगा। कहते हुए उनके चेहरे के भाव बिल्कुल भाव बहुत ज्यादा सख्त थे। उनकी आंखों में एक जुनून दिखाई दे रहा था। जुनून इति को यक की जिंदगी से बाहर निकालने का, फिर चाहे उसकी कीमत यक की जिंदगी में ही क्यों ना हो। इति बेहद हैरानी से उन्हें देख रही थी। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि सिर्फ उसे यक की नजर में गिराने के लिए शालिनी जी ने यक को जहर ही दे दिया। अगर उसे कुछ हो जाता तो वे घृणा से उनकी तरफ देखते हुए बोले, शर्म नहीं आया आपको अपने ही बेटे को सिर्फ इसलिए जहर देते हो कि वे उस लड़की से प्यार करता है जो आपको नहीं पसंद। इसमें शर्माना क्यों? जो मुझे नहीं पसंद वह मुझे नहीं पसंद, फिर चाहे उसे अपने से दूर रखने के लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। तुम मुझे नहीं जानती तो मेरे इरादों को क्या खाक जानोगे, लेकिन इतना बता देती हूँ कि मेरे सामने जो मुझे एटीट्यूड दिखाता है उसका गुरूर मैं मिट्टी में मिलाकर खाक कर देती हूँ। शालिनी ओबराय हूँ मैं, कोई राह चलती इंसान नहीं जिसे तुम अपना एटीट्यूड दिखाओगी। तुम जैसी लड़कियों को हैंडल कैसे करना है मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। उनकी बात सुनकर इति व्यंग से मुस्कुराई और बोली, अफसोस होता है मुझे आपकी सोच पर। आप सब कुछ बहुत बेहतर जानती है, लेकिन इतना नहीं जानती कि आपका बेटा मुझसे प्यार करता है, और भला ही कुछ भी हो जाए उसका मुझ पर विश्वास नहीं टूटेगा। जब मैंने उसके दुश्मनों का साथ दिया तब नहीं उसका विश्वास मुझ पर टूटा, तो अब तो क्या ही का चोट पहुंचाएगी आप उस विश्वास को। आप जो करना है कीजिए, लेकिन एक बात याद रखिएगा, आप मेरे मिस्टर कोर्ट को कुछ हुआ तो आप मेरा गुरूर नहीं मेरा गुस्सा देखेगी, और जब मेरा गुरूर ही आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो सोचे गुस्सा कैसा होगा। कहते हुए इति की आंखें भी बेहद बड़ी थी और उसके एक्सप्रेशन भी बेहद खतरनाक थे। शालिनी जी दांत पीसते हुए उसे घूर रही थी। इसी ने कुछ पल उन्हें देखा और फिर वहां से चली गई। शालिनी जी उसे जाते हुए देख बोली, तुम्हारे यही गुरूर तोड़ना है मुझे, और जब तक मैं इस गुरूर को तोड़ नहीं देती तब तक मैं साथ नहीं बैठूंगी। कुछ देर बाद यह इति का बेडरूम इति कमरे में आई, जहाँ पर यह अभी भी सो रहा था। शालिनी जी की बातें सुनकर उसका दिमाग बिल्कुल सुन्न हो चुका था, लेकिन फिर भी उसने खुद को अच्छे से संभाला हुआ था। अब यज्ञ नहीं था तो उसे खुद ही उसे संभालना था। वे यज्ञ के पास आई और उसके करीब बैठकर उसके बालों को सहलाने लगी। उसके हाथों की छोर खुद पर महसूस कर यज्ञ ने अपनी आंखें बंद खोली और इति की तरफ देखा। उसका चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ था। यज्ञ की हालत सच में काफी ज्यादा खराब थी। उसे बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही थी। उसने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन फिर उससे खड़ा नहीं हुआ गया, तो उसने इति को इशारा कर अपने करीब बुलाया। इति उसके बगल में ही लेट गई और अपना सिर उसके कंधे पर रख लिया, लेकिन बेहद हल्के से, ताकि उसे तकलीफ ना हो। यज्ञ ने उसके सिर पर अपना हाथ रखा और उसके बालों को सहलाते हुए बोला, कुछ नहीं हुआ मुझे, तुम बिल्कुल ठीक हो। मैं जानती हूँ आप ठीक है, क्योंकि अगर आपको कुछ हो जाता तो ठीक मैं भी नहीं रहती। कहते हुए थी कि आंखों से आंसू बहने लगे और ये के कंधों को गीला करने लगी। यज्ञ ने बहुत कम उसकी आंखों में आंसू देखे थे, अगर देखे भी थे तो उस वक्त वो आंसू बिल्कुल नखरी थे। अब उसने इति के चेहरे पर अपना हाथ रखकर उसके चेहरे को अपनी तरफ घुमाया और बोला, इतनी तकलीफ मुझे उस जहर से नहीं हो रही जितनी तकलीफ तुम्हारे रोने से हो रही। स्वीट हार्ट प्लीज रोना बंद करो, यज्ञ ने बहुत प्यार से उसे कहा था, और उसकी एनर्जी जो इति पर थी वे भी प्यार से भरी हुई थी। इति ने कसकर उसे अपनी बाहों में भर लिया और बोली, आई रियली ओवर यू मिस्टर हॉट एंड आई कांट आई विदाउट यू। उसका ये इजहार सुनना ये के लिए किसने कितना मैटर करता था वह सिर्फ वही जानता था। हालांकि उसे विश्वास था कि इति उसे प्यार करती है, लेकिन अब वह पल था जिसमें इति बहुत कमजोर थी।
और उसका ये के लिए प्यार उसकी आवाज में ही झलक रहा था। यज्ञ ने हल्की सी करवट ली और फिर उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, अगर मेरी इस हालत में आने से तुम मुझे इतना प्यार करने वाला, इतना ज्यादा प्यार वाला इजहार करोगी तो मैं हमेशा ऐसे ही हालत में रहूंगा स्वीटहार्ट, अभी कभी ठीक नहीं होगा। उसकी बात सुनकर इति ने उसे घूरा। इस हालत में देखकर मेरी जान निकल रही है और आपको मजाक सोच रहा है। आपको पता भी है आपकी सांसें खोलते हुए देखकर मेरी सांसों को कितनी तकलीफ हो रही थी, कितनी। यज्ञ ने बड़े ही प्यार से पूछा। इति कुछ पल उसे देखती रही और फिर उसके चेहरे पर झुककर उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसे चूमने लगी। और इस किस में कितना प्यार था ये उसके उसे चूमने के तरीके से ही पता चल रहा था। वे बेहद प्यार से उसे चूम रही थी। यह उसकी सॉफ्टनेस को महसूस कर रहा था। उसने उसके अपने हाथ उसकी कमर पर रखे हुए थे और रीति के हाथ उसकी पीठ पर थे। वे लगातार उसे फरज किस कर रही थी। वे काफी देर तक यूं ही शिद्दत से उसे किस करती रही। थोड़ी देर बाद उसने उसके होठों को अपने होठ हटाए और फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, इतनी। यह हल्का मुस्कुराया और बोला, तुम्हें पता है तुम्हारी इस तकलीफ बताने के तरीके से मुझे कितना ज्यादा सुकून मिला है। इति ने बड़े ही प्यार से उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, कितना। यह एक बार फिर से मुस्कुराया और उसके चेहरे पर झुककर उसके होठों को चूमने लगा। और इस बार उसकी किस बेहद सॉफ्ट नहीं बल्कि काफी पैशनेट थी। वह काफी हार्ड होकर उसे किस कर रहा था और इस हार्डनेस में भी इति को यज्ञ का प्यार महसूस हो रहा था। कुछ देर उसे यूं ही किस करते रहने के बाद यज्ञ ने उसके होठों से अपने होठ हटाए और उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, इतना। अब दोनों के चेहरे पर ही मुस्कुराहट थी और सुकून भी। यज्ञ ने उसके चेहरे से अपना सिर लगाया और अपनी आंखें बंद कर लिया। दवाइयों का नशा होने की वजह से वह एक बार फिर से नींद में चला गया था, लेकिन इस बार इति उससे अलग नहीं हुई थी। वो यूं ही उसके बालों को सहलाती रही और उसके चेहरे की तरफ देखती रही। कुछ देर बाद उसने यज्ञ की बाहों को खुद से आजाद करवाया और फिर अपनी जगह से उठकर कमरे से बाहर आई। सुबह से ही यज्ञ ने कुछ नहीं खाया था और जो खाया था वे तो काश ना ही खाया होता। फिर किचन की तरफ आई और फिर यज्ञ की सेहत को ध्यान में देखते हुए उसके लाइट खाना बनाने के लिए बोलकर वे वहां से बाहर आ गई। बाहर आते ही उसकी नजर शालिनी जी पर गई। उनके चेहरे पर व्यंग भरी मुस्कुराहट थी। उसे देखते हुए शालिनी जी ने अपने कदम यज्ञ के बेडरूम की तरफ बढ़ा दिए तो इति थोड़ा हैरान हुई। मैं भी उनके पीछे पीछे ही अपने बेडरूम की तरफ आई जहाँ पर वे अपनी जगह पर उठकर बैठा हुआ था। उसकी आंखें खुली थी और वे अपने फोन की तरफ देख रहा था। शालिनी जी ने दरवाजा नॉक किया तो यज्ञ ने नजर उठाकर उनकी तरफ देखा। वे उन्हें देखते हुए बोला, मोम। शालिनी जी जो अभी तक इति को देखते हुए व्यंग से मुस्कुरा रही थी, अब यज्ञ को देखते हुए उनके चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम चेंज हो गए। सब मायूसी से भरा हुआ चेहरा लेकर वो यज्ञ के पास आई और उसके सामने बैठ उसके गले से लगकर रोते हुए बोली, तुम ठीक तो हो ना। यज्ञ ने अपना हाथ हल्का सा उनकी पीठ पर रखा और बोला, मैं ठीक हूँ मोम, डोंट वरी। शालिनी जी उससे अलग हुई और फिर उसे देखते हुए बोली, तुम्हें उस हालत में देखकर ये मुझ पर क्या बीत रही थी मैं तुम्हें बता नहीं सकती। तुम्हें उस हालत में देखकर मेरी खुद की हालत खराब हो चुकी थी, इसलिए मैं अपने रूम में थी। लेकिन जब तुम्हारे होश में आने का पता चला तो खुद को रोक नहीं पाई। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र होती, पर मैं ठीक हूँ, फिक्र मत कीजिए, सब कुछ ठीक है। यज्ञ ने कहा। शालिनी जी ने अब अपनी तिरछी नजर इति की तरफ घुमाई और बोली, वो तो ठीक है, लेकिन मुझे फिक्र इस बात की भी हो रही है कि आखिर तुम्हें जहर दिया किसने। उसकी बात सुनकर यज्ञ उन्हें देख रहा था और उनकी नजर इति पर देखकर यज्ञ ने भी अपनी नजर इति की तरफ घुमाई। इति ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप वहां पर खड़ी रही। यज्ञ ने अब उस पर से अपनी नजर हटाई और शालिनी जी की तरफ देखते हुए बोला, मोम शायद आपको रेस्ट की जरूरत है, आपकी तबीयत सच में मुझे सही नहीं लग रही। कहने को वह बहुत कुछ कह सकता था लेकिन फिलहाल वो चुप रहा क्योंकि वे इति के सामने यह बात जाहिर भी नहीं करना चाहता था कि उसकी मॉम इति पर शक कर रही है। वहीं शालिनी जी की बात सुनकर इति थोड़ा हैरान हुई। वो आग लगाने आई थी और यज्ञ ने आग लगाने से पहले मिट्टी डालकर आग को बुझा दिया। वो एक बार फिर से बोली, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। अगर हमारे ही घर में कोई तुम्हें जहर दे दे, ऐसा कैसा पॉसिबल है। जरूर इस घर में कोई ऐसा शख्स है जो तुम्हें बेहद नफरत करता है। मुझे लगता है तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत है। यह हल्का समझ और बोला, मुझे जो सोचना है मैं सोच लूंगा मॉम, फिलहाल आप सोचना बंद कीजिए और मैं रेस्ट करना चाहता हूँ, हम बाद में बात करेंगे। कहकर उसने अपना सिर हेड रेस्ट पर टिकाते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। शालिनी जी बस उसे देखते ही रह गए। उनका मुंह बन चुका था। अब वे समझ गई थी कि यह से बिल्कुल कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं। वे अपनी जगह से खड़ी हुई और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। दरवाजे पर इति अभी भी वैसे ही खड़ी थी। शालिनी जी उसके पास गुजरने लगी तो उनके गुस्से और नफरत से भरी नजर इति पर ही थी और साथ ही साथ उनकी नजरों में एक उपहास भी था। इति भी हल्का सा मुस्कुराई। शालिनी जी उसे देखते हुए कमरे से बाहर चली गई। यह इति की तरफ देखते हुए बोला, तुम वहाँ क्यों खड़ी हो स्वीटहार्ट, मेरे पास आओ ना। इति ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और बोली, मैं बस 2 मिनट में आती हूँ मिस्टर हॉट, बहुत जरूरी काम है, पहले वे खत्म कराऊँ। कहकर वे जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई और शालिनी जी के पीछे पीछे शालिनी जी जैसे ही अपने कमरे के अंदर जाने लगी तो दरवाजे पर आकर उनके सामने खड़ी हो गई और मैं देखकर मुस्कुराने लगी। शालिनी जी उसे देखते हुए बोली, यहाँ मेरे सामने क्यों खड़ी हो, मुझे आपकी शक्ल देखनी है तो आपके सामने ही खड़ा होना पड़ेगा। आपकी शक्ल आपके सिर के पीछे तो लगी नहीं, वरना आपके पीछे खड़ी हो जाती। इति सारथी मुस्कुराहट के साथ बोली। उसे मुस्कुराते हुए देख शालिनी जी और भी ज्यादा चिढ़ गई।
और जैसे उनका मूड पहले ही खराब हो चुका था और अब ईदी की हरकतों पर उन्हें और भी ज्यादा चिढ़ मच रही थी। वो ईदी को देखते हुए बोली, मेरे पास इतना वक्त नहीं जो तुम पर जाया करो, हटो मेरे रास्ते से। कहते हुए उन्होंने उसे खुद उसके कमर पर अपना हाथ हटाकर रखना चाहा, लेकिन ईदी सिर्फ दिखने में ही दुबली पतली, जान तो उसमें बहुत से ज्यादा थी। उसने शालिनी जी का हाथ अपनी कमर से हटाया और फिर वापस नीचे की तरफ करते हुए बोली, ये इतनी भी क्या जल्दी है सासू माँ? और क्या ये आप हर वक्त काम की बात करती रहती है? जिन लोगों के पास करने के लिए काम होता है वो अपनी नाक हर जगह नहीं घुसाते। मैं तो यहाँ आपसे सिर्फ ये कहने के लिए आई थी कि अभी से आपने एक कोशिश करके देख ली जिसके नतीजे में आप मुंह के बल जा गिरी। अब अपनी हालत और नम ना खस्ता करवाना चाहती हो तो अपनी इन कोशिशों को यहीं पर बंद कर दीजिए, क्योंकि मिस्टर हॉट मुझ पर ही ना ही शक करेंगे और ना ही मुझसे नफरत करेंगे। आपके लिए अब उनके दिल में कितना प्यार है ये मैं नहीं जानती, लेकिन मेरे लिए बहुत प्यार है, शायद इतना प्यार तो उन्हें खुद से भी नहीं, और वे प्यार आप तो क्या कोई भी कम नहीं कर सकता। इसलिए अपनी हरकतों को सुधार लीजिए, वरना कहीं ऐसा ना हो मुझे इस घर से बाहर निकालते निकालते आप खुद ही घर से बाहर हो जाए, क्योंकि मिस्टर होट मुझे नहीं लगता धोखेबाज लोगों से कोई रिश्ता रखते होंगे। कहते वक्त उसके चेहरे पर एक तीसरी मुस्कुराहट थी। शालिनी जी का चेहरा गुस्से से लाल होने लगा। वे गुस्से से कांपते हुए उसे देख रही थी, लेकिन फिर कुछ कहती उससे पहले ही ईदी अपने होठों को गोल कर सीटी बजाते हुए वहां से चली गई। शालिनी जी बस उसे जाते देख रहे थे। उन्होंने अपने हाथ की मुट्ठी कस ली और अपने दांत पीसते हुए, तुम जैसी बदतमीज लड़की की इतनी हिम्मत की मुझे चैलेंज करके गई हो, अब तो जो मर्जी हो जाए, लेकिन यह को मैं तुम्हारे खिलाफ करके ही रहूंगी। देखती हूँ तुम इस घर में कितनी देर ठहर पाती हो। इतनी सारी जी के मुंह पर साइलेंस का तमाचा जड़ गया। वापस अपने बेडरूम में आई और यक को देखने लगी, जो बेड से उधर अपने पैरों पर खड़ा हो चुका था और सोफे पर जाने की कोशिश कर रहा था। इस वक्त वो काफी कमजोर महसूस हो रहा था। उसने अपने कदम आगे बढ़ाया तो उसका वो कदम हल्का सा लड़खड़ा गया, लेकिन अगले ही पल उसके हाथ ईदी के कंधों पर थे। यक ने उसे देखा और बोला, तुम कब आई? दुनिया में आए तो 19 साल होने वाले हैं, लेकिन आपके पास पिछले 1.5 साल से हूँ। ईदी ने मुस्कुराकर कहा। यक मुस्कुराया और बोला, तुम कहाँ गई थी? मैं ईदी कुछ सोचते बोली, लेकिन फिर कुछ पल के रुक कर उसके चेहरे पर चमक आ गई और यक की तरफ देखते हुए बोली, हमारे घर में एक मोटी बिल्ली घुस आई है जो जगह जगह पर अपना नाक घुसेड़ती रहती है। तो मैं उसे समझाने गई थी कि या तो वे अपने नाक को काबू में रखे, वरना उसका नाक मैं बुरी तरह से काट दूंगी। उसकी बात सुनकर यक हंसने लगा और अपनी आंखें छोटी कर उसे देखते हुए बोला, पागल हो गई हो क्या तुम? ओबराय मेंशन में बिल्ली ईदी ने मुंह बनाया और बोली, आपको मेरी बात मजाक लग रही है क्या? सच में ओबराय मेंशन में एक बहुत बड़ी बिल्ली है, एकदम हट्टी कट्टी लंबी चौड़ी, और तो उस बिल्ली के नखरे भी हमने बहुत ज्यादा है। सारा दिन म्याऊं म्याऊं करती रहती है और मुझे काटने को भी दौड़ती है। लेकिन आप तो मुझे जानती है कि मैं तो किसी के बाप से भी नहीं डरती, इसलिए उसे भी अच्छे से मजा चखा रही हूँ। कहते हुए वीडियो को सोफे पर ले आई थी। उसने यक की कमर पर अपना हाथ रखकर उसे सोफे पर बिठाया और फिर खुद भी उसकी गोद में बैठ गई, लेकिन उसकी गोद में बैठते वक्त उसने ये पूरा ध्यान रखा कि उसका भार यक पर नहीं, बोले उसके खुद के पैरों पर, उसके सोफे पर हो। ये उसे देखते हुए बोला, तुम्हारी बातें मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। उसने उसके कंधे पर अपने हाथ रखे और बोली, आपको समझने की जरूरत भी नहीं और आप फिक्र मत कीजिए, उस बिल्ली से मैं खुद निपट लूंगी, आप बस अपना ख्याल रखिए। कहते हुए पीछे की तरफ घूमी और सोफे पर ट्रे में रखा हुआ दूध का गिलास उठाया, जो अभी कुछ देर पहले ही एक सर्वेंट वहां पर रखकर गई थी। उसने अपने हाथों में दूध का गिलास लिया और कुछ सोचने लगी। वे छागल भी उस दूध के गिलास को एक की तरफ नहीं बढ़ा पा रही थी। उसे डर लग रहा था कि कहीं साले नीचे ने एक बार फिर से कोई साजिश तो नहीं रची, कहीं इस दूध के गिलास में जहर। पर वे भी सोच रही थी कि ये उसे देखते हुए बोला, क्या हुआ स्वीटहार्ट, तुम रुक क्यों गई? मुझे भूख लगी है। वो मैं सोच रही थी कि मुझे भी भूख लगी है, क्या थोड़ा सा दूध में पी लो? कहते हुए उसने उस गिलास पर अपने होठ लगाते हुए थोड़ा सा दूध पी लिया था। ये हैरानी से उसे देख रहा था। उसे दूध बिल्कुल नहीं पसंद था, वे अच्छी तरह से जानता था। वो कुछ देर उसे यूं ही देखता रहा। इतनी चुपचाप उसकी गोद में बैठी रही। ये बोला, क्या हुआ? कोई बात है क्या जो तुम मुझसे छुपा रही हो? उसकी बात सुनकर ईदी ने नजर उठाकर उसकी तरफ देखा। वो उसे कैसे बताती कि उसे किस बात पर शक है? शालिनी जी के बारे में उसे सब कुछ बताकर वे फिलहाल उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। वे देख सकती थी यक के चेहरे पर कि उसे इस वक्त बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा महसूस हो रहा, इसलिए वे हल्का सा मुस्कुराई और बोली, मैंने आपके गिलास में से दूध पी लिया क्या? आप तो मुझ पर शक करने लगे, जाइए मुझे नहीं पीना अब ये दूध। कहते हुए उसने दूध का गिलास एक के हाथों में थमा दिया। ये अपने सवालिया नजरों से उसे देख रहा था। उसे यूं एक बार फिर से रंग बदलते हुए देख उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने दूध का गिलास हटाया, साइड टेबल पर रखा और फिर उसकी कमर पर अपने हाथ रखे उसे अपने करीब करते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें जानता नहीं स्वीटहार्ट? मैं तुम्हारे प्यार करता हूँ और तुम्हारी हर एक बात को पहचानता हूँ। तुम खुद से कुछ छुपा सकते हो, लेकिन मुझसे बिल्कुल नहीं। अब मुझे बताओ, ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? यह की बात सुनकर इति उसे देखती रह गई। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि सच में अब उसे इतनी अच्छी तरह से जानता होगा। वे जल्दी से कुछ सोचने लगी कि वह क्या हमने बहाना बनाया, लेकिन उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। इसलिए वह फिर से मुंह बनाते हुए बोली, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपसे कुछ छुपा रही हूँ? क्या अभी भी आपको मुझ पर शक है? हाँ, शक होना भी चाहिए, आखिर मैंने काम भी ऐसा किया है
कहते हुए उसने अपना चेहरा छुपा लिया। उसके चेहरे पर अब मायूसी भरे भाव थे। यह उसके चेहरे को ध्यान से देख रहा था। उसने उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया तो ईटी ने अपनी नजर उठाकर उसकी तरफ देखा। यह उसके आंखों में देखते हुए बोला, मुझे ना ही तुम पर सके से विराट और ना ही कभी हो सकता है। मैं बस चाहता हूँ कि अगर तुम्हारे दिल में कोई बात है तो तुम मुझे बताओ। मैं तुम्हें परेशान होते हुए नहीं देखना चाहता। उसकी बात सुनकर ईटी अचानक झट से उसके गले लग गई। उसकी आंखों में नमी नमी भर आई थी। यह उसके लिए क्या महसूस करता है यह कहने की यक को जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके प्यार को उसके लफ्जों में सुनकर ईटी का दिल गिल्ट से भर जाता था कि एक वक्त पर उसने सच में उसकी जान लेने के बारे में सोचा था। यह उसके सिर पर अपना हाथ रखकर उसके बालों को सहलाते हुए सहलाने लगा। कुछ देर बाद ईटी उससे अलग हुई और उसकी तरफ देखने लगी। वैसे आप कई बहाने अच्छे बना लेते हैं। यज्ञ ने हैरान भई नजरों से देखा तो ईटी खाने के लिए है उसकी तरफ देखते हुए बोली, आपने मुझे अपनी बातों में उलझा दिया ताकि मैं आपको खाने के लिए न कहूं। मैं जानती हूँ आपको ऐसा खाना पसंद नहीं, इसलिए आप मुझसे बचना चाहते हैं। लेकिन मिस्टर होट मुझसे बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आपको ये खाना तो मैं खिला कर ही रहूंगी। कहते हुए उसकी गोद छूटने को हुई, लेकिन यज्ञ ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे रोक लिया और फिर खुद आगे बढ़कर टेबल से खिचड़ी का बाल उठाते हुए बोला, तुम्हारे हाथों से तो मैं जहर भी खा लूं। ये खाना क्या चीज है? उसकी बात सुनकर ईटी उसकी तरफ देखते ही रह गई। उसे यज्ञ पर बहुत प्यार आ रहा था। यज्ञ ने चम्मच में केवल खिचड़ी ली और फिर ईटी के होठों की तरफ बढ़ाई तो ईटी मुंह बनाते हुए बोली, आप बीमार हैं मिस्टर होट, मैं नहीं, लेकिन हम दोनों की तकलीफ तो अलग नहीं ना। यज्ञ ने कहा तो ईटी ने अपने होठ खोलते यज्ञ ने उसे खिचड़ी खिलाई। उसके बाद ईटी ने उसके हाथों से वह बोल वापस लिया और अपने हाथों से उसे खिलाने लगी। यज्ञ मुस्कुराते हुए उसके हाथों से खाना खा रहा था। कुछ देर बाद यज्ञ बेड पर बैठा था और ईटी अभी कमरे में वापस आई थी। वे रात के डिनर के लिए सर्वेंट को मेनू बताने गई थी। दरवाजा बंद कर वे अंदर आई और फिर सामने लगे एलईडी की तरफ चले गई। यज्ञ अभी तक अपने फोन पर कुछ देख रहा था। ईटी ने एलईडी ऑन कर उस पर एक रोमांटिक मूवी स्टार्ट कर दी। अब वे यज्ञ के पास आई और उसके हाथों से फोन खींचते हुए बोली, हाँ, कभी कभी मुझे लगता है कि आप मुझसे प्यार दो, अब मुझसे ज्यादा प्यार तो अपने फोन को करते हो। जब देखो तब इसके साथ चिपके रहते हैं। उसकी बात सुनकर यज्ञ ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने ऊपर खींचा और बोला, चिपकना तो मैं तुम्हारे साथ चाहता हूँ, लेकिन तुम हो कि सुबह से इधर उधर भाग रही हो। मुझे तो लगता है तुम मुझसे ही दूर भागने की कोशिश कर रहे हो। इतनी मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखकर बोली, क्या ऐसा कभी नहीं हो सकता मिस्टर होट, आपसे दूर जाने की नहीं बल्कि मैं तो आपके करीब आने के बहाने ढूंढते हूँ। कहते हुए उसने अपने होठ उसके चेहरे की तरफ बढ़ाए और फिर उसकी चेन को अपने दांतों में दबाते हुए हल्का सा काट लिया। यह दर्द से कराहते हुए अपने चेन पर अपना हाथ रखा और बोला, मेरी गिरगिट जंगली बिल्ली बन चुकी है। इतनी मुस्कुराई और बोली, तू चिंगड़ी बिल्ली से बचकर रहे। क्या कहीं इधर उधर पंजा मार दिया तो सिर कहीं शिकार करने से ना रह जाए। उसकी डबल मीनिंग बातें सुनकर अब यज्ञ ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखा और फिर उसे कमर से थामकर पेड़ पर लिटाया। ईटी खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। वो अपने हाथ पर चला रही थी, लेकिन यज्ञ ने उसे कसकर पकड़ा हुआ तो वो अपनी जगह से उठकर उसके ऊपर झुका और उसे देखते हुए बोला, मेरी बिल्ली मुझे ही म्याऊं म्याऊं म्याऊं। ईटी ने बिल्ली की आवाज निकालते हुए कहा और साथ ही साथ बिल्कुल कैट एक्सप्रेशन भी कर दिए। तो ये उसे देखते हुए दहाड़ा जैसे एक शेर दहाड़ में रहा। वो दोनों ही खिलखिलाकर हंस रहे थे। कुछ देर बाद दोनों हंसते हंसते रुके और फिर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कब नजरों के मिलते मिलते होठ आपस में मिल गए, उन्हें पता भी नहीं चला। अब जब उसके चेहरे पर झुककर उसके होठों को बेतहा सा चूम रहा था। इति भी उसी गर्दन पर अपने हाथ रखकर उसकी गर्दन को सहला रही थी। दोनों एक दूसरे को फ्रेंच किस कर रहे थे। कुछ देर बाद जग ने इति के होठों को छोड़ा और फिर उसकी गर्दन पर चूमने लगा तो इति भी आहें भरने लगी। यग लगातार उसकी गर्दन को चूमते हुए कभी उसके खुले फोन पर जा रहा था तो कभी उसके कंधे पर आ रहा था। ईटी भी उसके होठों की छोर खुद पर महसूस कर बुरी तरह से सहल रही थी। उसके पैर बार बार ऊपर नीचे की तरफ हो रहे थे, जो यज्ञ को और भी ज्यादा बेकाबू होने पर मजबूर कर रहे थे। कुछ देर बाद यज्ञ ने उसके चेहरे की तरफ देखा और फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, आई ओवर यू स्वीट हार्ट, आई ओवर यू मिस्टर होट। ईटी ने भी उसकी तरह ही बेसब्री से कहा और खुद उसके होठों की तरफ बढ़कर उसके होठों को चूमने लगी। दोनों में ही प्यार की इंतहा होती। भले ही दोनों के बीच न जाने कितनी बार फिजिकल रिलेशन बने, लेकिन हर बार एक दूसरे को पाने की तलब उनकी पहले से ही ज्यादा होती। कुछ देर बाद उनके कपड़े नीचे जमीन पर बिखरे होते और ये पूरी तरह से ईटी पर था। ये लगातार उसे प्यार कर रहा था। यह हुई थी दोनों अपने प्यार भरे लम्हों में इस कदर खोए हुए थे कि उन्हें सामने का चल रही मूवी का कोई ख्याल ही नहीं था। दोनों तकरीबन 2 घंटे तक एक दूसरे को से प्यार करते रहे और फिर थक हार कर एक दूसरे की बाहों में समा गए। इति यज्ञ के सीने से लगी हुई थी और यज्ञ भी प्यार से उसके बालों को सहला रहा था। कुछ देर बाद यज्ञ अपनी जगह से उठा और फिर एक बार फिर से मूवी स्टार्ट कर इति को अपनी बाहों में भरकर बैठ गया। अब दोनों आराम से मूवी देखते। इति पूरी तरह से यज्ञ की गोद में थी। सामने रोमांटिक मूवी चल रही थी। हालांकि दोनों भी कुछ देर पहले रोमांस करके बैठे थे, लेकिन रोमांटिक मूवी देखते हुए दोनों एक बार फिर से एक दूसरे की तरफ देखने लगे थे। ये कसमसाते हुए बोला,
इति कसमस आते हुए बोले, नो मिस्टर होट, अभी बिल्कुल नहीं, पहले ही आप ठीक नहीं है और आप अपनी सारी एनर्जी मुझ पर वेस्ट कर रहे हैं। तुम पर मैं अपनी सारी एनर्जी वेस्ट नहीं, बल्कि तुमसे मैं अपनी एनर्जी को और भी ज्यादा बूस्ट कर रहा हूँ। मैंने सुना है बेड एक्सरसाइज काफी अच्छी होती है हेल्थ के लिए। यज्ञ ने सलाह दी मुस्कुराहट के साथ कहा। इति ने उसे घूरा और बोले, रहने दीजिए, मुझे नहीं करनी अभी कोई एक्सरसाइज। जब से शादी हुई है तब से आपने मेरी हालत खराब कर रखी है। कहते हुए इति उसकी गोद से वो हटने लगी, लेकिन यज्ञ ने उसे कसकर अपने बाहों में पकड़ लिया और बोला, ठीक है मत करो एक्सरसाइज, लेकिन कम से कम मूवी तो कंप्लीट करने दो। यज्ञ की बात सुनकर अब इति ने खुद को ढीला छोड़ दिया था। देखते हुए मन ही मन बोला, स्वीट हार्ट, सामने रोमांस चल रहा हो और तुम खुद को कंट्रोल कर लो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आई नो माई स्वीट हार्ट वेरी वेल। जैसे ही ने एक बार फिर से मूवी को ध्यान दिया तो इति का दिमाग मूवी से हटकर एक बार फिर से यज्ञ अटकने लगा। उसका खुद ब खुद मन कर रहा था, लेकिन यज्ञ की हालत देख वो वे बार बार इंटीमेट नहीं होना चाहते थे, क्योंकि इससे यज्ञ को प्रॉब्लम होती, लेकिन न वे खुद को कंट्रोल कर सकती थी और न ही यज्ञ पर। इसलिए जब इस बार यज्ञ ने उसकी गर्दन पर अपने होठ रखे तो उसे रोकने के बजाय उसे ने खुद को ढीला छोड़ दिया था। यज्ञ की छुआन उसे अपने होठों पर पाकर के हल्का कांप रही थी, क्योंकि पहले ही उस रोमांटिक मूवी ने उसको काफी मूडी कर दिया था। इति ने अपना चेहरा हल्का सा ऊपर की तरफ उठाया हुआ था, जिससे यह उसी गर्दन पर किस कर रहा था। उसने यह की गर्दन पर अपनी बाहें अच्छे से लपेटी और फिर उसके होठों को चूमने लगी। उसे वक्त मूवी में इंटीमेसी सीन शुरू हुआ तो यज्ञ ने रिमोट से टीवी बंद कर दिया और फिर इति को बेड पर लेटाकर खुद उस पर झुक गया। करीबन 2 घंटे बाद यह पूरी थी। दोनों वॉशरूम में थे। डिनर का वक्त हो चुका था, इसलिए दोनों डिनर से पहले एक शावर लेने आए थे। शावर लेकर दोनों बाहर आए और फिर कपड़े पहनकर बाहर हॉल में गए, जहाँ पर डिनर लग रहा था। सारी जी पहले ही हॉल में बैठी थी। एक को बाहर आते हुए देखो अपनी जगह से उठी और उसके करीब आकर बोले, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, अब तुम ठीक तो हो ना। ये उनकी तरफ देखते हुए बोला, यस मॉम मैं ठीक हूँ, कहकर वे डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गया। उसने इति का हाथ अपने हाथ में पकड़ा हुआ था, जिसकी वजह से इति भी उसके साथ ही चल रही थी। सारे जी ने उसे हमने जब खुद को छोड़कर इति के साथ डाइनिंग टेबल की तरफ जाते हुए देखा, हमने तो उनका चेहरा गुस्से से भर गया। वो इति की तरफ देखते हुए बोली, मैंने लड़की को बच्ची समझा था, लेकिन ये बच्ची नहीं है, बहुत चालाक है और अब मुझे भी चालाकी से काम लेना होगा। कुछ ऐसा करना होगा कि यज्ञ को और कुछ सोचने का मौका ही ना मिले। एक ऐसा सीन बनाना होगा जिसमें इस हर तरफ से गलती इस लड़की की हो और इसकी सजा हो यज्ञ की जिंदगी से उसका बाहर जाना। सोचते ही उनके दिमाग में वो कुछ चल रहा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।